हाय गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गर्मा फ्री क्लासेस में। आज हम लाए हैं हिंदी साहित्य की क्लास। हिंदी साहित्य में 3 या 4 क्लासें दी जा चुकी हैं। ये शायद 3 दी जा चुकी है, चौथी क्लास है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत कब से होती है। फिर इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और उनके नामकरण। फिर इसके बाद आया था आदिकाल। आदिकाल में क्या क्या जाना था हमने कि किस विद्वान ने क्या नाम दिया है आदिकाल को। और आदिकाल साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, अभ्रंश साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत क्या आता है, अभ्रंश साहित्य। वो भी हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम लेकर आए हैं आदिकाल में सिद्ध साहित्य। क्या सिद्ध साहित्य। और आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 विक्रम संवत मानी जाती है। आदिकाल नाम किसने दिया, आचार्य हजारी प्रसाद ने दिया। और इसी को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था, ये दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल को चारण काल की संज्ञा जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी थी। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासें ना देखी हो तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देंगे, चैनल पर जाके वो क्लास देखिएगा। आज हम आदिकाल में सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य का संपूर्ण विवरण होगा, इसमें कौन कौन से कवि होंगे। इसके बाद आएगा जैन साहित्य, उसी को रास साहित्य भी कहते हैं। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि ये हम लोगों की हमारी शुरुआत है। आपने देखा है बहुत बड़ी बड़ी सी यूट्यूबर हैं जो अभी अच्छे से अच्छे क्लास देते हैं। ये हम भी जानते हैं, वो आप लोग भी जानते हैं। ये हम कुछ देने की कहते नहीं है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वही सब हम लोग मैं कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ देने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे मुझे भी कुछ प्राप्त हो। इसीलिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कुछ करने का मौका भी दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले जानते हैं आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 मानी जाती है। इसमें हमने पिछला देखा था क्या, अभ्रंश साहित्य। आज हम देखते हैं क्या, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिद्ध साहित्य क्या है। सिद्ध साहित्य की परिभाषा के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। आदिकाल में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म के वज्रयान कवियों, किसके, बौद्ध धर्म में एक वज्रयान शाखा थी, उसके कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, किसके लिए, ये लिखा है आदिकाल में बौद्ध धर्म के वज्रयान कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक साहित्य रचा गया। और किस भाषा में, जन भाषा में रचा गया। और उसे ही क्या नाम दिया गया, सिद्ध साहित्य नाम दिया गया है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भाग में, किस भाग में ये सिद्ध साहित्य चला था, यहाँ दिख रहा है, पूर्वी भाग में बहुत दिनों तक चलाया गया। किसके, बौद्ध धर्म का विकृत होकर, जो बौद्ध धर्म था विकृत होकर क्या वज्रयान बन गया, वज्रयान संप्रदाय बन जाता है। और यही जो देश का पूर्वी भाग है वहां पर चलाया जाता है। आगे है इसकी समय सीमा। सिद्ध साहित्य की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, ये मानी जाती है 8वीं शताब्दी से कब, 13वीं शताब्दी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। किसकी, सिद्ध साहित्य की। इसका कार्य क्षेत्र ये कहाँ कहाँ चला, ये बंगाल, उड़ीसा, नेपाल और कहाँ पर, बिहार का पूर्वांचल। अभी बताया कि देश के पूर्वी भागों में किस कौन कौन आता है, जैसे बंगाल हुआ, असम हुआ, उड़ीसा, नेपाल ये और बिहार, यहाँ पर सिद्ध साहित्य चला था। आगे देखते हैं इनका साधना का केंद्र क्या था। जो सिद्ध कवि थे उनकी साधना का केंद्र क्या था, उनकी साधना का केंद्र नालंदा विक्रमशिला सिद्ध साधना के केंद्र थे। और जब इसके बाद क्या होता है कि ये लोग कहाँ चले जाते हैं, भोट। उस समय भूटान को भोट कहा जाता था। कहा जाता था, भूटान को भोट कहा जाता है। वो उस भूटान देश की तरफ चले जाते हैं। कौन, सिद्ध कवि। आगे देखते हैं
सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी, ये पूछा जाता है कि सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है या किस पुस्तक से मिलती है। तो ये हो क्या है, कौन सी पुस्तक है, ये है वर्ण रत्नाकर। और किसकी रचना है ये वर्ण रत्नाकर, किस से हमें उनकी जानकारी, सिद्ध साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। और ये रचना ज्योतिषर रत्नाकर की रचना है। कौन सी, वर्ण रत्नाकर। अब इसके बारे में सिद्ध साहित्य को और एक नाम से जाना जाता है, उस कौन सा नाम है, वो है तांत्रिक बौद्ध साहित्य। किस नाम से जाना जाता है, तांत्रिक बौद्ध साहित्य के नाम से सिद्ध साहित्य को जाना जाता है। अब आगे एक पॉइंट दिया गया है, सिद्ध साहित्य, सिद्धों की संख्या। सिद्धों की संख्या कितनी है, सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। माना गया है कि सिद्धों की संख्या 84 है। कितनी है, और 84। और सिद्धों में सबसे बड़े या सर्वप्रथम कवि किसे माना गया है, सरहपा को माना गया है। किसे माना गया है, सरहपा को माना गया है। आगे देखते हैं। और इसमें कुछ सिद्ध क्या है, पुरुष भी थे और स्त्री भी थी। किसमें, सिद्ध साहित्य में कुछ पुरुष भी थे और स्त्री थी। अब इनको पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग, जैसे पुरुषों को योगी कहा जाता था और स्त्रियों को योगिनी कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि योगिनियों में कुल कितनी महिलाएं, इसमें सिद्ध साहित्य में सिद्ध कवियों में कुल 4 महिलाएं थी। कितनी, 4 महिलाएं थी। अब हम इनके नाम भी जाने, जैसे मणिभद्रपा, मेखलपा और कनकलापा और लक्ष्मीकरा। अब जैसे ये 4 तो पापा नाम से, हम पीछे पा लगा है तो हम थोड़ा सा याद रहेगा कि जो सिद्ध का योगिनियां हैं या सिद्ध कवियों में जो स्त्रियां हैं उनके नाम के पीछे पा लगा होगा। लेकिन एक नाम है क्या, लक्ष्मीकरा। क्या नाम है, लक्ष्मीकरा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए हमें इसको बहुत ही ज्यादा याद रखने की जरूरत है। ये पिछली बार जो अभी टीजीटी हुआ था 2021 में, उसमें भी ये पूछा गया था। कौन सा, कि ये 4 योगिनियों का नाम दिया गया था। ये भी पूछा गया था कि ये नाम कौन सी इसमें से सिद्ध साहित्य की क्या है, योगिनी है, या सिद्ध साहित्य में कौन कौन सी महिला है। आगे हम देखते हैं एक और पॉइंट। सिद्ध साहित्य में सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का काम किसने किया था, सर्वप्रथम प्रकाश में लाए थे कौन, 1916 में ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री। कौन, हरप्रसाद शास्त्री। सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में, कब, 1916 में सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाया था। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं दूसरा जो होता है वो है कौन, प्रबोध चंद बागची। कौन, प्रबोध चंद बागची ने दूसरी बार प्रयास किया सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का या सामने लाने का उस समय। फिर तीसरा प्रयास कौन करते हैं, राहुल संकेत्यान। कौन, राहुल संकेत्यान द्वारा सन 1945 में, कब, सन 1945 में सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाए थे। कौन, राहुल संकेत्यान। सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने, फिर दूसरी बार प्रयत्न किया था डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने, फिर तीसरी बार 1945 में किसने, राहुल संकेत्यान ने। फिर आगे है सिद्धों, यहाँ यह होगा सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा हुआ हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के जो कवि थे, उन्होंने अपने धर्म के वज्रयान तत्व को के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य, जो अपने धर्म को प्रचार करने के लिए जो साहित्य, उनकी जो उस समय की जो भाषा थी, जन भाषा, अगर हमें कोई भी चीज समाज में किसी को बतानी पड़ती है तो या उसी क्षेत्र की भाषा के रूप में हम बताएंगे तो जल्दी से लोगों को समझ में भी आ जाती है। इसी तरह से क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व थे या जो वज्रयान शाखा के कवि थे, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, वहाँ की जो जन भाषा थी उसमें जो ग्रंथ लिखे उसे ही हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। और ये सभी हिंदी सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। जो उस समय लिखा था वो सब किस सीमा में आता है, हिंदी सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। अभी हमने इतना जाना है। आगे हम देखते हैं
सहजनियों, इन्हीं को सिद्ध साहित्य को में जो कवि थे उनको क्या सहज यानियों भी कहा जाता है। इनकी भाषा संध्या भाषा थी। उस समय की भाषा को क्या भाषा थी? संध्या भाषा थी। और कुछ विद्वान, अब संध्या भाषा का भी अलग अलग अर्थ है। क्या अलग अलग अर्थ है? कुछ विद्वान संध्या भाषा का अर्थ यह भी बताया कि यह ऐसी भाषा है जिसमें क्या होता है? संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। यह जो संध्या, कुछ विद्वानों ने बताया है कि जो संध्या भाषा है उसका अर्थ क्या है कि जो संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का जो मिश्रण है, ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें क्या होती? स्पष्ट हो जाती हैं। संध्या भाषा का ये अर्थ बताया। और कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का क्या अर्थ बताया? अभिसंधि या अभिप्रायुक्ति वाणी बताया है कि इसका संध्या भाषा का अभिसंधि या अभिप्रायुक्ति वाणी बताया। और पंडित विधुशेखर एक विद्वान हुए, कौन? पंडित विधुशेखर। उन्होंने जो विधुशेखर शास्त्री थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि कहा है कि ये संध्या भाषा थी। उन्होंने जो विधुशेखर शास्त्री थे उन्होंने कहा कि ये मूल शब्द नहीं है संध्या भाषा, मूल शब्द क्या है इसका? संध्या भाषा। संध्या भाषा का ही विकृत रूप है, आगे जाके क्या संध्या भाषा बनता है। पहले तो होता है संध्या भाषा, इसका आगे जाके जो कहते नहीं है, बोलते बोलते कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आज हम कुछ बोल रहे हैं, दूसरे के पास दूसरा बोलेगा उसका थोड़ा सा डिफरेंट बोल देगा। इसी तरह से वो अलग अलग होते होते इसका क्या रूप निकल के आया? संध्या भाषा। अब इसमें जानते हैं हम सिद्ध साहित्य में कवि कौन कौन से कवि हुए, उनका जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखे गए साहित्यों के बारे में हम जानेंगे। देख, सबसे पहले आते हैं सरहपा। कौन आते हैं? सरहपा। सरहपा के बारे में, सरहपा सिद्ध साहित्य तथा हिंदी साहित्य के आदि कवि हैं। जो सरहपा थे वो सिद्ध साहित्य के तो प्रथम कवि या आदि कवि थे ही, और वो हिंदी साहित्य के भी आदि कवि माने जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के आदि कवि कौन है, तो वो कौन है? सरहपा। और सिद्ध साहित्य के आदि कवि वो भी सरहपा है। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। कहाँ उत्पन्न हुए थे? ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। इनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में होता है, लेकिन बाद में ये क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें सरोज ब्रज, सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? सरहपा को। आगे हैं सिद्धों में सबसे पुराने थे। जो सरहपा थे वो सिद्धों में क्या थे? सबसे पुराने थे। और इनकी कितनी 32 ग्रंथ बताए। इनकी जो रचनाएं थी कितनी बताएंगी? 32 बताएंगी, जिनमें दोहा कोश और चर्या पद प्रमुख है। जो दोहा कोश है और चर्या गीत है वो प्रसिद्ध है किसकी? सरहपा की। अब यही पूछा जाता है कि सरहपा की जो चर्या गीत है वो किसकी रचना है, जो दोहा कोश है वो किसकी रचना है? वो सरहपा की है। आगे है दोहा कोश का संपादन। अब दोहा कोश का संपादन किसने किया था? संपादन डॉक्टर प्रमोद चंद बागची ने किया था। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रमोद चंद बागची ने किया था। और बच्चन सिंह ने लिखा है, कुछ शब्द लिखे हैं बच्चन सिंह ने किसके बारे में? सरहपा के बारे में। क्या लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। उन्होंने कहा है, किसने? बच्चन सिंह ने सरहपा के बारे में कि जो आक्रोश की भाषा का सबसे पहले रूप सरहपा में ही दिखाई देता है। अभी हमने क्या जाना है? सरहपा का जीवन परिचय, उनकी रचना, उनके बारे में कुछ प्रमुख तत्व भी जाने हैं, प्रमुख लाइनें भी जानी है कि उनमें क्या क्या है उनके बारे। आगे आते हैं अगले दूसरे कवि सिद्ध साहित्य के, कौन है? वो है सबरपा। अब सबरपा के बारे में भी जानते। जो सबरपा थे वो सरहपा के शिष्य थे और लुईपाद के गुरु थे। ये समझेंगे सबरपा के गुरु कौन थे? सरहपा थे। और सबरपा किसके गुरु थे? वो लुईपा के गुरु थे। आगे सबरपा का नाम सबरपा क्यों पड़ा? ये सबरों की वेशभूषा में रहते थे। किसकी? सबरों की वेशभूषा में रहते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया था?
सबरपात पड़ गया था। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में, कब? क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। किसका? सबरपा का जन्म। अब है चार्यपद। सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक थी। जो चार्यपद थी वो सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक थी। चार्यपद एक प्रकार का गीत है। क्या है? जो चार्यपद है वो एक प्रकार का गीत है, गाना है, जो उस समय गाया जाता है। ये किस उसमें गाया जाता है? जब अनुष्ठान वगैरह कुछ होता था तो उस समय गाया जाता है। और चार्यपद भाषा की दृष्टि से कूट में लिखी गई, मतलब जो दृष्टिकूट पदों में लिखी गई। दृष्टिकूट पदों का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जो कोई शब्द का जब दो दो अर्थ हो, जैसे कोई शब्द है उसके अगर दो अर्थ हैं तो उसको क्या कहा जाता है? दृष्टिकूट पद हैं कहे जाते हैं, दोहरे अर्थ, जिनके दोहरे अर्थ निकलते हों। आगे आते हैं दूसरे कवि सिद्ध साहित्य के लुइपा। अब लुइपा 84 सिद्धों में सबसे ऊंची। अब ये तो है कि सरपा सबसे प्रथम कवि थे, प्रथम सिद्ध कवि थे, लेकिन सबसे ऊंचे कौन थे? लुइपा थे। लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा था। यहाँ पर क्या है? यहाँ लुइपा होगा, क्या है? लुइपा होगा, यहाँ पर गलत लिखा है लुइपा। आगे है इनका जन्म कब हुआ था? 769 ईस्वी कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा का जन्म 769 ईस्वी और कायस्थ परिवार में हुआ था। आगे है लुइपा इसके गुरु। यहाँ पर शायद मुझे लगता है गलत है, सब्रपा होगा। क्या होगा यहाँ पर? सब्रपा। अभी हमने पिछला देखा था कि यहाँ क्या टाइप है कि जो लुइपा के ये है, देखो, सब्रपा सरहपा के शिष्य थे तथा लुइपाद के गुरु थे। तो यहाँ पर क्या होगा? सब्रपा होगा। सरहपा लिखा है। ये इनके गुरु, लुइपा के गुरु कौन थे? सब्रपा थे। क्या थे? सब्रपा थे। आगे हम देखेंगे लुइपा के बारे में। यहाँ भी गलत ही लिखा है। पीडीएफ बनाते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा कभी कभी कुछ वर्ड टाइप होते हैं और कुछ लिख जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। और ये सब हम लोग बड़ी मेहनत से करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं लुइपा के साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा कौन थे? लुइपा जो थे वो उड़ीसा के साधना में इतने ज्यादा ऊंचे थे कि जो उड़ीसा के राजा थे कौन? दारिकपा। कौन थे? दारिकपा। और उनके मंत्री डोंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। किसके? लुइपा के शिष्य हो जाते हैं। इनकी रचनाएं, कभी रचनाएं कौन कौन सी है? अभिसमय विभंग। कौन सी? लुइपा की एक रचना है अभिसमय विभंग, भगवत विस्मय, तत्व स्वभाव दोहाकोश, लुइपाद गीत और बुद्धोदय। कौन सी? बुद्धोदय। ये लुइपा की रचना है। अब राहुल संकेतन ने इनकी 7 अनुदित रचनाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं राहुल संकेतन ने? 7 अनुदित रचनाएं बताई हैं लुइपा की। आगे आते हैं डोंगीपा। कौन से? डोंगीपा। ये सिद्ध साहित्य के अगले कवि हैं। इनका जन्म है, कब माना जाता है इनका जन्म? इनका जन्म माना जाता है 840 ईस्वी में। कब माना जाता है? 840 ईस्वी में। आप लोग सोचते होंगे कि ये किस तरह के शब्द है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो बोलने में बड़े ही अटपटे लगते हैं, कि जैसे डोंबिपा, लुइपा, सरहपा, सबरपा। ये अपभ्रंश भाषा में कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं कि जो आज हम लोगों को बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन कुछ नहीं, पढ़ना है और एग्जाम निकालना है तो हमें ये सब चीज याद भी करनी पड़ेगी। आगे हम डोंबिपा के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 840 ईस्वी में होता है। कब होता है? 840 ईस्वी में होता है और क्षत्रिय परिवार में होता है। कब किस परिवार में? क्षत्रिय परिवार में होता है। डोंबिपा विरूपा के शिष्य थे। किसके? डोंबिपा के गुरु कौन थे? विरूपा। उनके शिष्य थे, विरूपा के शिष्य थे डोंबिपा। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जो इनके द्वारा रचित है। डोंबिपा के द्वारा रचित कितने ग्रंथ है? 21 ग्रंथ है, जिनमें डोंबी गीत का आते हैं। कौन कौन से? डोंबी गीत का, योगचर्या, एक दूसरी रचना है इनकी योगचर्या, अक्षर आदि
इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ भी हैं। कौन कौन से? डोम्बी गीत का, योगचर्या, ये सब डोम्बिपा के ग्रंथ है। आगे अगले कवि कौन से हैं? कढ़ापा। कौन से हैं? कढ़ापा। कढ़ापा के भी बारे में हम जानते हैं, ये सिद्ध कवि थे। कढ़ापा सिद्ध में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन थे? कढ़ापा थे। सबसे बड़े कवि थे। इनके गुरु का नाम जलंधर था। क्या नाम था? जलंधर था। और इनके ग्रंथों की कितने ग्रंथ थे? 74 ग्रंथ माने जाते हैं। कढ़ापा का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, और ब्राह्मण परिवार में होता है, और 820 ईस्वी में होता है। ये हमने कढ़ापा के जन्म के बारे में जाना। इसके बाद राहुल संकेतन ने कढ़ापा को पांडित और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल संकेतन के अनुसार कि जो कढ़ापा थे वो किसमें? पांडित्य और कवित्व में बेजोड़, मतलब बहुत ही अच्छे थे। किसमें? पांडित्य करने में और कविता करने में। आगे आते हैं कढ़ापा बिहार के सोमपुर स्थान पर रहते थे। कहाँ रहते थे? बिहार के सोमपुर स्थान पर रहते थे, तथा जलंधर पा को अपना गुरु मानते थे। किसको? जलंधर पा को अपना गुरु मानते थे। ये अभी हमने सिद्ध साहित्य के कुछ कवियों के बारे में जाना है और पढ़ा है। आगे आते हैं हिंदी साहित्य में वर्णित पंचमाकार की प्रतीकात्मक व्याख्या। जो पंचमाकार दिए गए हैं कौन कौन से? जैसे मध्य हुआ, मास हुआ, मत्स्य हुआ, मुद्रा, मैथुन, इसका हम प्रतीकात्मक व्याख्या जानते हैं। जैसे मध्य का व्याख्या क्या हुई? सहस्त्र दल में क्षरित होने वाली सुधा। मास का ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया, और मत्स्य ईडा पिंगल, गंगा यमुना में प्रवाहित श्वास, और मुद्रा असत्य का परित्याग। मैथुन सहस्रार में स्थिर शिव तथा कुंडली। ये हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा। इसमें एक और पॉइंट है युगांधरता, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना है। नारी के मुद्रा रूप की भी कल्पना है। आगे हम अगली क्लास में जानेंगे जैन साहित्य, उसी को राज साहित्य और फागु भी कहा जाता है। अभी अगर वीडियो को पसंद आया हो या वीडियो पसंद आया हो तो क्या है, लाइक कर दीजिएगा। अभी थोड़ा सी प्रॉब्लम या थोड़ी सी दिक्कत या आप लोगों को लगता है कि हर किसी को कैमरा फेस करने में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, आज का वीडियो देखा होगा, उसमें बहुत सारा इम्प्रूव है। पहले में इतना नहीं बोल पाते थे हम, लेकिन अब धीरे धीरे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो